आज की इस खास चर्चा में सीधे 17वीं सदी के उस उथल-पुथल वाले दौर में चलते हैं। एक ऐसा वक्त जब दुनिया के सबसे ताकतवर और क्रूर साम्राज्यों की नींव हिलाने वाले एक दूरदर्शी योद्धा ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की। इन्होंने दिखाया कि कैसे सिर्फ बड़ी सेना ही नहीं बल्कि सही भौगोलिक समझ और तेज दिमाग सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। और इसी से साकार हुआ हिंदवी स्वराज का सपना। तो आज के हमारे इस सफर के मुख्य पड़ाव कुछ ऐसे होंगे। शुरुआत शिवनेरी किले में उनके जन्म से, फिर उनके खास हथियारों और छापामार युद्ध नीति पर एक नज़र, 300 किलो के उस विशाल नेटवर्क की चर्चा, कुछ बेहद रोमांचक और बड़े संघर्ष, और आखिर में उनकी अमर विरासत और राज्याभिषेक। चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। जन्म और अजेय शिवनेरी किला। 19 फरवरी 1630 ये वो तारीख थी जब महाराष्ट्र की धरती पर एक ऐसा जन्म हुआ जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। और वो भी कहाँ, समुद्र तल से पूरे 3,500 फीट की ऊंचाई पर। ये कोई छोटी मोटी ऊंचाई नहीं है। हम बात कर रहे हैं शिवनेरी किले की। चारों तरफ बस ऊंचे पहाड़, सीधी खड़ी चट्टानें और ऐसे रास्ते जो किसी को भी चकमा दे दें। और इस किले की सुरक्षा बिल्कुल अचूक। 7 विशाल दरवाजे, भूल भुलैया जैसे घुमावदार पहाड़ी रास्ते, पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें और कई गुप्त रास्ते। मतलब दुश्मन का वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन था। जरा सोचकर देखिए, ऐसे अभेद्य माहौल में पले बढ़ने का असर कैसा होगा। साथ ही माता जीजाबाई से सुनी रामायण और महाभारत की वीर गाथाएं, इन्हीं सब ने बचपन से ही उनके अंदर हिंदवी स्वराज और एक बेजोड़ रणनीतिक सोच के बीज बो दिए थे। अब आते हैं भाग 2 पर, योद्धा का व्यक्तित्व, उनके हथियार और रणनीति। इतिहासकार बताते हैं कि शिवाजी महाराज बहुत ऊंचे पूरे नहीं थे। उनकी ऊंचाई करीब 5 फीट 5 इंच से 5 फीट 7 इंच के बीच रही होगी। लेकिन उनका शरीर वो गजब का फुर्तीला और मजबूत था। भारी भरकम हथियारों या कवच के बजाय वो हमेशा हल्के कपड़े पहनना पसंद करते थे ताकि पहाड़ों पर बिजली की तेजी से दौड़ सकें। और उनके हथियारों का तो क्या ही कहना, मशहूर भवानी तलवार, बेहद करीब की लड़ाई के लिए कटार और सबसे खौफनाक वाघनख। जी हाँ, बिल्कुल लोहे के बाघ के नाखूनों जैसा हथियार। यही फुर्ती और ये हथियार मैदान जंग में उन्हें अजेय बनाते थे। लेकिन उनकी सफलता का असली राज था गनीमी कावा। इसे ऐसे समझिए, ये एक ऐसी शानदार छापामार युद्ध रणनीति है जहां सीधे आमने सामने नहीं लड़ा जाता। इसके बजाय अचानक रात के अंधेरे में हमला करना, घने जंगलों और पहाड़ों का अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल करना, और सबसे अहम, दुश्मन की रसद यानी सप्लाई लाइन को पूरी तरह काट देना। इसी फुर्ती और अचूक रणनीति ने धीमी और भारी भरकम हथियारों से लदी उन विशाल सेनाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ। 300 किलो और सिंधुदुर्ग के महान वास्तुकार। उनकी रणनीतिक दूरदर्शिता सच में हैरान कर देने वाली थी। एक तरफ जमीन पर रायगढ़ और तोरणा जैसे एकदम ऊंचाई वाले पहाड़ी किले थे जो साम्राज्य के अंदरूनी हिस्सों को किसी लोहे की दीवार की तरह सुरक्षित रखते थे। वहीं दूसरी तरफ विदेशी नौसैनिक ताकतों को रोकने के लिए सीधे समुद्र की छाती चीरकर खड़ा किया गया सिंधुदुर्ग किला। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत था कि वो भली भांति जानते थे कि जिसका समंदर पर कब्जा होगा, व्यापार और सुरक्षा उसी की मुट्ठी में होगी। और ये आंकड़ा देखिए, 300। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। अपने जीवन काल में उन्होंने 300 से भी ज्यादा किलों को या तो बनवाया या उन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इस विशाल नेटवर्क ने पूरे पश्चिमी घाट को एक ऐसे अभेद्य किले में बदल दिया था जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं थी। अब बात करते हैं भाग 4 की, विशाल साम्राज्यों के खिलाफ वो ऐतिहासिक और महाकाव्य संघर्ष। जरा इस स्थिति की कल्पना करके देखिए। एक तरफ है औरंगजेब का सेनापति शाइस्ता खां, जो 80,000 से लेकर लगभग 1.5 लाख सैनिकों की भारी भरकम फौज के साथ लाल महल पर कब्जा जमाए बैठा था। और दूसरी तरफ रात के अंधेरे में हमला करने वाले महज 400 सैनिक। जी हाँ, सिर्फ 400। रणनीति बिल्कुल साफ थी, कोई सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि लाल महल में एक बेहद खामोश और अचूक घुसपैठ। इन चुनिंदा 400 सैनिकों ने रातों रात ऐसा कहर बरपाया कि शाइस्ता खां अपनी उंगलियां और अपना बेटा गंवाकर वहां से दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गया। ये घटनाएं कोई इत्तेफाक नहीं थीं। एक के बाद एक ऐसे झटकों ने बड़े बड़े साम्राज्यों का पूरा मनोबल ही तोड़कर रख दिया। 1659 में विशालकाय अफजल खान का अंत,
फिर 1663 में लाल महल में शाइस्ता खान पर वो दुस्साहसिक रात का छापा, और इन सबसे बढ़कर 1666 में आगरा में औरंगजेब की कैद से वो करिश्माई बचाओ। हर कदम पिछले कदम से कहीं ज्यादा साहसिक और हैरान कर देने वाला था। 1659 की उस घटना को कैसे भुलाया जा सकता है? बीजापुर के सुल्तान ने अपने सबसे खूंखार सेनापति अफजल खान को भेजा था। प्रतापगढ़ किले में दोनों की मुलाकात तय हुई। उस विशालकाय अफजल खान ने गले मिलने के बहाने ही जान लेने की साजिश रची थी, लेकिन रणनीति पहले से तैयार थी। हाथ में वो घातक वागनक छिपा हुआ था। जैसे ही अफजल खान ने वार किया, जवाब में वो पलटवार हुआ जो इतना तेज और अचूक था कि अफजल खान का आतंक वहीं हमेशा के लिए खत्म हो गया। और फिर आता है आगरा का वो ऐतिहासिक धोखा जिसने खुद औरंगजेब के होश उड़ा दिए। मुगलों की राजधानी, उनके सबसे सुरक्षित किले में कैद होने के बावजूद एक ऐसी शानदार योजना बनाई गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पहले एक बहुत गंभीर बीमारी का नाटक किया गया, और फिर दान में दी जाने वाली मिठाइयों और फलों की उन बड़ी बड़ी टोकरियों में छिपकर अपने बेटे संभाजी के साथ बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आए। इस घटना ने दुनिया को दिखा दिया कि मुगलों को उनके ही घर में घुसकर मात दी जा सकती है। और अंत में पहुंचते हैं भाग 5 पर, राज्याभिषेक, राज्य की संपत्ति और उनकी अमर विरासत। यहाँ एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। उनके खजाने का इस्तेमाल कैसे होता था? छापों और करों से जो भी अपार धन मिलता था वो कभी भी राजा के निजी ऐशो आराम के लिए खर्च नहीं हुआ, कतई नहीं। पाई पाई का हिसाब था। सारा का सारा धन सीधे वापस सेना के रखरखाव, नए किलों के निर्माण, नौसेना को ताकतवर बनाने, मंदिरों में दान और सबसे बड़ी बात जनता की सुरक्षा में लगा दिया जाता था। और उनका ये उसूल, युद्ध के दौरान किसी भी महिला या निर्दोष नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये सिर्फ कुछ अच्छे शब्द नहीं थे, बल्कि उनके राजकाज का सबसे मुख्य दर्शन था। सैनिकों को सख्त आदेश थे कि जंग के बीच भी किसी महिला या बेगुनाह किसान पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इसी न्याय और सम्मान की भावना ने उन्हें अपनी जनता के बीच भगवान जैसा दर्जा दिला दिया था, और यही उनकी सेना की अटूट वफादारी की सबसे बड़ी वजह भी थी। इतिहास की इन भव्य कहानियों के पीछे कुछ ऐसे राज भी छिपे हैं जो उनके प्रशासन को एकदम बेजोड़ बनाते हैं, जैसे सटीक खुफिया जानकारी के लिए खुद भेष बदलकर आम जनता के बीच घूमना, हर किले में भागने के लिए पहले से ही गुप्त सुरंगें तैयार रखना। इसके अलावा मराठी, संस्कृत और फारसी जैसी कई भाषाओं का गहरा ज्ञान। और सबसे खास बात, उनकी सेना में जाति या धर्म का कोई भेदभाव नहीं था। वो पूरी तरह से एक धर्मनिरपेक्ष और विविध सेना थी जिसमें हर कोई बस स्वराज के लिए लड़ता था। और फिर आखिरकार 1674 में वो ऐतिहासिक और भव्य दिन आ ही गया। 2700 फीट ऊंचे रायगढ़ किले के शिखर पर एक बेहद शानदार राज्याभिषेक हुआ। यहीं पर आधिकारिक तौर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की और एक स्वतंत्र संप्रभु मराठा साम्राज्य की विधिवत घोषणा कर दी गई। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़ा सवाल जहन में जरूर आता है, आखिर कैसे सिर्फ एक नेता ने पहाड़ों के भूगोल, समुद्री नौसेना की दूरदृष्टि और छापामार युद्ध के इस जादुई संगम से उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों का घमंड हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे तेज दिमाग और कभी न टूटने वाले साहस के दम पर एक ऐसी अमर विरासत खड़ी की जा सकती है जिसे आज सदियों बाद भी पूरा भारत उतने ही गर्व के साथ याद करता है।